तो नमस्कार। और आप लोग तो बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। मैं सोचा था 5-6 लोग आएंगे। संडे की सुबह कौन उठ पाता है। मैं आ तो गया था 10 बजे के पहले ही। एक दो बच्चे भी आ गए थे, पर मुझे पता था कि आप थोड़ा आते आते आएंगे, तो फिर मैं शुरू कर देता। आप बीच में आते तो डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं आया हूँ कि मैं ये बोलूँगा। प्रिपरेशन करना अच्छी बात है, पर प्रिपरेशन करने से जो स्वतः स्फूर्तता होती है, जो नेचुरलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आपसे ये कहने के बाद और हेड को ये इन्फॉर्म करने के बाद रात को मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो मैं जब सुबह सो के उठा, सो ही नहीं पाया इनफैक्ट, जब सो के उठा तो सोचा मैं मना कर दूं कि बाद में किसी दिन कर लेंगे। पर मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने शायद अपना डे ऐसा डिज़ाइन किया हो कि चलो सर को सुनना है, तो मैंने कहा कि आपको तकलीफ़ होगी। और मुझे कोई ऐसी भी तकलीफ़ नहीं थी कि मैं बोल ना सकूं, पर मेरे परफॉर्मेंस मेरा जो है वो मुझे पता है 50% ही होने वाला है। पर ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं और बहुत ही अपरिहार्य कारण नहीं है, तो अपने कमिटमेंट को मेंटेन करना चाहिए। मैं 10 बजे के पहले आ गया था, वो मैंने इसलिए कहा कि इस हालत के बावजूद भी मैं 10 बजे के पहले आ गया था। तो टाइम की डिसिप्लिन भी मेंटेन करनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि आप में से एक दो लोगों को छोड़ करके सबके लिए ये पहला मौका है। और कई सारे लोग आप में से मुझसे प्रश्न भेजते रहे हैं। कई सारे लोग ये कहते भी रहे हैं, पूछते भी रहे हैं कि कब बातचीत करेंगे आप, और मैं नहीं कर पा रहा था। जब मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करूँगा और मैंने ये सूचना व्हाट्सएप पे डाली थी, तो बहुत सारे बच्चे जो पुराने हैं, जो अभी यहाँ नहीं हैं, इधर उधर हैं दुनिया में, उन्होंने फिर मुझको मैसेज कर करके ये कहना शुरू किया कि आप यूट्यूब पे ज़रूर डालिएगा कि हम लोग भी सुन सकें। तो इसलिए यूट्यूब पे भी मैं डालूँगा, इसीलिए ये सारा सेट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपका चेहरा, ज़्यादा चांसेस तो नहीं है क्योंकि मैं इधर हूँ, हो सकता है आपका चेहरा, आपकी आवाज़ यूट्यूब में आए। किसी को कोई आपत्ति हो तो मुझे अभी बता दें। ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ। किसी को यूट्यूब में दिख जाने से कोई आपत्ति, कोई कष्ट हो तो बताइए। नहीं है? अच्छी बात है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं नाम नहीं लूँगा, पर जो कुछ लोगों ने, कई लोगों ने भेजे हैं, उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण लगे, उनमें से उसको एडिट करके मैंने प्रश्नों के रूप में तैयार किया है। मैं वन बाय वन बात करूँगा। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में, या भेजने वाले भी बैठे होंगे उनके मन में पैदा होता है, तो मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रश्न लिख करके रख लेंगे। जब मैं बात कर लूँगा और आपसे पूछूंगा कि कुछ कहना है, कोई प्रश्न है, तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, वरना डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है? और आराम से इसको एंजॉय करने के भाव से सोचें, सीखने के भाव से लें। और जैसा कि मैंने कहा, अटेंडेंस का कुछ मतलब नहीं है। ये तो स्पेशल क्लास है, ये आपका जेस्चर है, हमारा जेस्चर है कि हम सब इकट्ठे हैं। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है, ये सिर्फ सीखने के भाव से है। मैं जो कुछ बोलूँगा वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सही हो या वो अंतिम रूप से सही हो। अंतिम रूप से सही कुछ भी नहीं होता है। मैं अपनी अकल, जो भी सोचा है, समझा है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत थोड़ा सा, बहुत 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 थोड़ी सी रोशनी मिली है, उसके आधार पर मैं अपनी बात कहता हूँ। तो ये नहीं सोचें कि ये भगवान का आदेश है या अंतिम सत्य है। मैं भी आपकी तरह मुसाफिर हूँ, हो सकता है पहले पैदा हो गया तो राह में थोड़ा आगे हूँ। तो सीखने के भाव से जो आपके मतलब की बात लगे उसको आप ले जा सकते हैं, जो आपको लगे फालतू बात है उसको इसी कमरे में छोड़ के आगे बढ़ जाइए। और बाहर जाके कोई पूछे आपसे कि क्या बात हुई, तो कहिएगा यूट्यूब में आएगा देख लेना, क्योंकि हो सकता है आप उस तरह से न कह पाएँ, और आमतौर पे लोगों की समझदारी पे थोड़ा सवाल पैदा होता रहता है। तो मैं सबसे पहले सफलता की परिभाषा क्या है, उसके मापदंड क्या है, ऐसा सवाल जैसा कि मैंने कहा, मैंने सारांश में बनाया है। सफलता की परिभाषा क्या है और उसके मापदंड क्या है, कैसे पता चलेगा कि आप सफल हो गए हैं। अब इसका जो उत्तर है ना, वो हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, बन गया। कोई बनना चाहता है, नहीं बन पाया। जैसे महाराष्ट्र के नेता हैं शरद पवार जी, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मैं सब कुछ तो ज़िंदगी में मैंने पा लिया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सका, मुझे इसका अफसोस है। तो अपनी अपनी परिभाषाएं हैं सफलता की।
पर मैं रात को करण जौहर का इंटरव्यू देख रहा था, आप भी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, बॉलीवुड वाइब्स वर्सेस फेबुलस वाइब्स। तो मेरी वाइफ कहती हैं कि आप ये क्या औरतों वाला प्रोग्राम देख रहे हो पर उनको नहीं पता है, हर जगह से सीखते हैं अपन, सीखना ही जीवन का धर्म है। करण जौहर जैसा आदमी जो इतना बड़ा, रिच, संपन्न, पार्टीबाज, ग्लैमर की दुनिया में एक नंबर, हर तरह से उस दुनिया में जो ग्लैमर की दुनिया है उसमें वो शीर्ष पे खड़े हैं। आप वो इंटरव्यू का वो एक अंश आएगा जो कल का एपिसोड है, लास्ट लेटेस्ट एपिसोड जो है, आप देखिए कि एक आदमी जो उस ग्लैमर की दुनिया के शीर्ष पे है, जिसको उस दुनिया के लोग भगवान समझते रहे हैं, वो आदमी क्या कह रहा है। वो आदमी कह रहा है कि सफलता की इस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते जहाँ लोग पहुँच के मेरे जैसा होना चाहते हैं, जब मैं पहुँच गया और जो जीवन में जीने लगा, ग्लैमर में डूबा हुआ जीवन, और मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने लगा, तो मैंने उसकी सबसे बड़ी कीमत ये चुकाई, मैं शारीरिक रूप से इतना बीमार हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। और उसने कहा मेरे जीवन के दुख की कहानी का 10% भी मेरे सबसे करीबी मित्रों को नहीं पता है कि मेरा जीवन कितने दुख में है। सबसे करीबी मित्र तो शाहरुख खान वगैरह हैं, कहा उनको भी नहीं पता है कि मेरे जीवन का दुख क्या है। और कहा रोज़ सुबह जब मैं सो के उठता हूँ और मुझे ये पता होता है कि आज शाम को मुझे किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, जिसके लिए मैं जाना जाता था, तो जब मेरा पीए मुझे ये बताता है कि आज शाम को आपको फलाने की पार्टी में जाना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे होती है वो होती है उल्टी। सबसे पहले मुझे बुरी तरह उल्टी होती है, मेरे पैर कांपते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ। और उसके बाद हिम्मत करके, बहुत हिम्मत करके मैं किसी तरह कार्यक्रम को अटेंड करता हूँ। मतलब जो आप होना चाहते हैं आप नहीं, जो लोग वो होना चाहते हैं, जो करण जौहर जिनके लिए भगवान है, वो भगवान अपनी भगवानियत में आदमी बनने के लिए परेशान है। अब वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक सामान्य सरल जीवन चाहिए। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि 4 दिन पहले उसने अपनी कंपनी का 50% क्यों बेच दिया। 4 दिन पहले उसने अपनी कंपनी का धर्मा प्रोडक्शंस का 50% 1000 करोड़ रुपए में, एक सीरम जिस कंपनी बनाने वाली इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, पूना वाला लोग हैं, उनको उसने, अखबार पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, 50% बेच दिया। हर तरह से प्रॉफिटेबल है कंपनी, कोई कंपनी क्यों बेच रहा है, कोई वजह है जिसकी वजह से बेच रहा है। तो होता यह है कि सफलता की जैसे बहुत सारी परिभाषाएं हम अपने मन में सोचते हैं। जब मैं 20 साल का था, 22 साल का था, तो मुझे लगता था कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे दोस्त सोचते थे कोई कि आईएएस बन जाएंगे। जेएनयू में तो 2 ही चीज़ें होती हैं आमतौर पे, एक तो आईएएस बनना होता है बहुत, और जो उसके बाद जो लोग होते हैं उनको प्रोफेसर बनना होता है, और थोड़े लोग होते हैं पत्रकार और नेता बनना होता है। पहला तो हिट एजेंडा वहाँ पे आईएएस बनना होता है। तो हम भी 20-22-25 साल के थे, आपकी उम्र के दरमियान, तो हम भी सोचते थे आदमी के पास बहुत पैसा होना चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी होनी चाहिए। 50वें वर्ष में आकर के ये लगता है कि ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं। न बड़ी नौकरी का मतलब है, न बड़ी गाड़ी का, न बड़े घर का, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे पास बड़ी नौकरी भी है। मैं भारतवर्ष का शायद सबसे कम उम्र में होने वाला प्रोफेसर हूँ। मुझे प्रोफेसर हुए 2012 में हुआ था, ये 24 से 12 साल हो गए, तो मैं 40 साल में हो गया था शायद। तो हिंदी में आमतौर पे 40 साल में लोग प्रोफेसर नहीं होते हैं, साइंस वगैरह में होते हैं। तो मुझसे पुरुषोत्तम जी ने कहा था, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, आपने नाम सुना होगा, कि आलोक तुम बहुत जल्दी प्रोफेसर हो गए। तो तब मुझे लगा कि अच्छा मैं जल्दी हो गया। तो मैं तो प्रोफेसर भी बहुत जल्दी हो गया। मैं 12 साल से प्रोफेसर हूँ। कायदे से मैं 2 साल पहले से सीनियर प्रोफेसर हूँ टेक्निकली। 10 साल के बाद आप सीनियर प्रोफेसर होने के योग्य हो जाते हैं। तो अब तो उस तरह से मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ। और हमारी दुनिया में तो इससे बड़ी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि वाइस चांसलरशिप एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है, वो एक पॉलिटिकल चीज़ होती है। उसका संबंध हमारी योग्यता से नहीं होता है, हमारी राजनीति से होता है। तो घर भी मेरे पास बड़ा सा है, गाड़ी भी बड़ी सी है, सब कुछ बड़ा बड़ा है।
पर मैं, अगर मुझसे आप पूछें कि क्या आप खुश हैं, क्या आप प्रसन्न हैं, मैं तो नहीं हूँ। तो अगर मैं नहीं हूँ जो प्रोफेसर होना चाहता था, मैं आईएएस नहीं होना चाहता था, पर प्रोफेसर होना चाहता था, और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक में मैं प्रोफेसर हूँ। करण जौहर सबसे बड़ा आदमी है, वो भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ, और खुश तो मुकेश अंबानी भी नहीं दिखते हैं, खुश तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं दिखते हैं, गाली ही देते रहते हैं दिन भर घूम घूम करके। तो क्या है सफलता फिर? क्योंकि हम तो सफल होना चाहते थे, और हमारी सफलता के मायने तो यही थे। करण जौहर के फादर ने कंपनी को जिस स्टेज पे छोड़ा था जब करण छोटा था, उससे कई कई गुना बड़ा किया है करण ने। धीरू भाई अंबानी ने जिस स्टेज पर कंपनी छोड़ी थी, उससे बहुत बड़ा किया है मुकेश अंबानी ने। राइट? हम सब ने अपनी अपनी दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा किया, जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। फिर हम खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम तो यही समझते थे 25 साल में कि सफल हो जाएंगे, ये कर लेंगे, पर हम तो बिल्कुल सफल नहीं हैं, खुश नहीं हैं। सफल क्यों होना चाहते थे? क्योंकि खुश होना चाहते थे। तो सफल हो गए तो खुश क्यों नहीं हैं? सबसे ज़्यादा उदास चेहरे, सबसे ज़्यादा गरीब चेहरे, सबसे ज़्यादा मुरझाए चेहरे अगर आपको देखना है तो आपको बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स और फिल्म नगरी में जाना चाहिए, जहाँ सबसे महंगी गाड़ियों में चलने वाले, सबसे बड़े घरों में रहने वाले लोग रहते हैं, और उनके चेहरे सबसे उदास हैं। सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग या मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करने वाले लोग झारखंड के आदिवासी हैं या साउथ बॉम्बे में रहने वाले लोग हैं। साउथ बॉम्बे, जहाँ करण जौहर जैसे लोग रहते हैं, साउथ बॉम्बे वाले लोग। बंजारा हिल्स में रहने वाला हर दूसरा आदमी मेंटल हेल्प ले रहा है किसी न किसी थेरेपिस्ट से, पर मेरे गांव में रहने वाले लोग तो नहीं ले रहे हैं, वो भी थोड़े उदास, थोड़े दुखी हो सकते हैं। तो सब तो सफल हो गए ना, बड़ी गाड़ी, बड़ा गो, सब कुछ बड़ा बड़ा बड़ा, और दिल आपका छोटा। चक्कर क्या है? ये प्रश्न अगर मेरे सामने 25 साल पहले आता तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाता। अभी शायद मैं इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैं नदी के उस पार जा चुका हूँ। अगर मेरे पास बड़ा घर नहीं होता तो मैं कैसे बता पाता कि बड़ा घर में रहने न रहने के मतलब क्या होते हैं। मेरा अपना बेडरूम जिसमें मैं सोता हूँ वो इस हाल से बड़ा है, जिसमें मैं अकेले सोता हूँ इस हाल से बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि बड़े बेडरूम की ज़रूरत है या नहीं है। राइट? तो अब उम्र के इस मकाम पे पहुँचने के बाद लगता है कि फिर सफलता की परिभाषा क्या है। राइट? अब इसका जवाब एक छोटी सी कहानी में है। हो सकता है कुछ चीज़ें रिपीटेशन हो, जैसे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो मुझसे मिलते जुलते रहते हैं, या कभी किसी क्लास में मैंने वो बात बताई हो, तो रिपीटेशन हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए, पर उस रिपीटेशन में भी आपको स्वाद आ सकता है। मेरी बेटी, एक बेटी है मेरे, और वो मेरी प्रार्थनाओं का परिणाम है। मैं एक संतान चाहता था और वो बेटी चाहता था, और मैं एमए से चाहता था। मैं एमए से नाम सोच के मैं बैठा हुआ था बेटी का। तो मेरी एक बेटी है, और जब वो हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे उसके, मेरे एक एक बात का, एक एक शब्द का मतलब होता है, इसलिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। जब उसकी हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, तब मुझे महसूस हुआ कि कह ही देते हैं, बोल ही देते हैं। ये हो सकता था कि मैं एग्ज़ाम के बाद बोलता, आमतौर पे लोग ऐसा करते हैं, पर मैंने कहा नहीं, बोल ही देते हैं। तो ये हाई स्कूल में कम से कम 4-5 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने उससे कहा कि देखो, मुझे कुछ कहना है, बैठो बात करते हैं। तो मैंने उससे ये कहा कि कभी मत सोचना कि ये हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसको तुम्हें टॉप करना है या तुम्हें इतने नंबर ले आने हैं। नंबर के बारे में तो हमने कभी कोई बात ही नहीं की, कभी नहीं की। क्लास में पोजीशन के बारे में मैंने पूछा ही नहीं, क्या है, पास हो जाओ वही बहुत है, फेल भी हो जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा ये हाई स्कूल है, लोगों के दिमाग में दुनिया डाल देती है, ढेर सारे नंबर चाहिए। तो मैंने कहा कि 1-2 पेपर हो चुके थे, मैंने कहा कि ये बात अभी मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा देखो, और जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ वही उस प्रश्न का उत्तर है। सफलता की परिभाषा क्या है, मापदंड क्या है।
और मैं सोचता हूँ कि काश मेरे पिता ने, मेरे किसी गुरु ने मुझसे ये बात कही होती। कल ही मेरी पत्नी कह रही थी किसी बात में कि आप जैसा पिता अगर हमको 10% 20% भी मिल गया होता तो हमारी कहानी ही कुछ और होती। तो मैंने कहा मुझे भी तो नहीं मिला मेरे जैसा पिता तो तुम्हें कैसे मिल जाता। गुरु भी नहीं मिले, कोई बात नहीं। पर आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कल को पिता होंगे, आप बड़े भाई हैं, आप कल को टीचर बनेंगे, आप में से बहुत सारे लोग टीचर बनेंगे। तो ये बातें याद रखना कि आपके बच्चों के काम आए। यही गुरु दक्षिणा है जो आप मुझे दोगे जब आप अपने बच्चे को बताओगे। और जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी गुरु दक्षिणा है अपने पीछे के लोगों के प्रति। और हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो हमने उससे कहा बेटा तुम वही काम जीवन में करना जिससे तुम्हारे मन को खुशी मिलती है, आत्मा को आनंद मिलता है और मस्ती छाई रहती है, और उस काम को करते वक्त कभी भी थकान नहीं लगती है, भूख प्यास भूल जाती है, भूख प्यास का ख्याल नहीं आता, खेलने जैसा आनंद मिलता है। ऐसा कौन सा काम है, थोड़ा मुझे पता था, ऐसा कौन सा काम है अपने दिल से पूछो और ये पैरामीटर्स हैं इन पे चेक करो। तो उसने कहा कि मुझे तो एक्टिंग पसंद है वैसे। तो मैंने कहा फिर एक्टिंग करो। तो उसने कहा कि पर एक्टिंग में तो बहुत अनसर्टेनिटी होती है, पैसे नहीं होते हैं। काम मिला, काम नहीं मिला, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कहानियां हैं, आप देख लेंगे। हमने कहा तो मुझे पता ही है, लेकिन एक आदमी को कितना पैसा चाहिए। तालस्ताय की एक बड़ी मशहूर कहानी है, आपने पढ़ी होगी, एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए। कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, वो भी नहीं पढ़ी सुनी होगी तो सुना दूंगा। पहले वो कहानी सुना देता हूँ, हाथ उठाओगे तब पता चलेगा ना पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मैं दोबारा फालतू बोलता रहूँगा। अच्छा, 2-4 लोगों ने पढ़ी है। हाँ, एक आदमी को कितनी ज़मीन चाहिए, ऐसा ही उसका शीर्षक है। हाँ, ऐसा ही उसका शीर्षक है। तो एक आदमी ने ईश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि उसको दुनिया की सारी ज़मीन चाहिए थी, कि हे ईश्वर प्रकट हुआ। ईश्वर ने कहा बोलो क्या चाहते हो। तालस्ताय की कहानी है, याद रखिए। तालस्ताय वो जिसको गांधी भी इज्जत करते थे, जिसको इलिस स्टालिन ने कहा कि नहीं, इसका घर नहीं गिराया जाएगा। तालस्ताय जैसे लोग सामंत नहीं हैं, संत हैं, वो तालस्ताय। तो उनकी कहानी कहती है कि एक आदमी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए। कहा दुनिया की सारी ज़मीन चाहिए। कहा ठीक है, देता हूँ, दौड़ना शुरू करो। तुम दौड़ करके जितनी ज़मीन घेर लोगे, गोला बना लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। उस आदमी ने दौड़ना शुरू किया, न पानी पिया, न लंच किया, न ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि जितना दौड़ेंगे उतनी ज़मीन आपके हाथ में आएगी, है ना। शाम होते होते, और इस शर्त ये थी कि सूरज डूबने से पहले, सूर्योदय से शुरू करना, सूर्यास्त पे ख़त्म करना। दौड़ के जितनी ज़मीन घेर लोगे वो ज़मीन तुमको मिल जाएगी। बंदे ने दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। सूरज डूबते डूबते वो बेहोश होकर के गिर गया और मर गया। आपको पता है मैराथन वाला, जो मैराथन की कहानी में भी यही है ना, कि वो पहुंच तो जाता है पर मर जाता है, इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है। पता है ना मैराथन, ओलंपिक मैराथन की कहानी। तो मर गया। अब जब वो मर गया तो गोला तो पूरा नहीं हुआ, गोला पूरा होना चाहिए ना, सर्किल तो पूरा ही नहीं हुआ। अब वो जहां मरा वो तो 6 फीट में मरेगा। 6 फीट का लंबा आदमी, रशियन था, थोड़ा लंबा था, तो 6 फीट। तो ईश्वर ने उसको 6 फीट की जगह दे दी, 6 फीट। तभी बहादुर शाह जफर ने कहा कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन न मिली कुए यार में। बर्मा की जेल में अंग्रेजों ने जब बंद कर रखा था, तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह की ख्वाहिश क्या है कि कब्र भर जगह काश मिल जाती, जो पूरे भारत का मालिक जिसके पूर्वज हुआ करते थे। 2 गज जमीन। तालस्ताय की कहानी कहती है कि अंत में आदमी को तो 2 गज जमीन ही चाहिए होती है, चाहे वो कब्रिस्तान, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे रतन टाटा हो, 2 गज जमीन ही चाहिए। तो मैंने मेरी अपनी बेटी से कहा कि चाहिए क्या एक आदमी को। इस बात की चिंता हो रही है तुमको कि अगर एक्टिंग की दुनिया में मैं गई तो सब अनसर्टेन है,
तो एक आदमी को क्या चाहिए? मैंने कहा एक आदमी को एक अच्छा, सो कॉल्ड अच्छा जीवन, स्टैंडर्ड शहरी जीवन जीने के लिए एक आदमी को चाहिए 1 BHK, एक अच्छी कॉलोनी में, एक अच्छी अपार्टमेंट में 1 BHK, ठीक, छत चाहिए, एक गाड़ी चाहिए जिसमें AC हो, 4 पहिए हो, 5-7 लाख की गाड़ी चाहिए, आपके बेडरूम में एक AC चाहिए, महीने में 4 बार बाहर खाना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने चाहे उसकी सामर्थ्य चाहिए, बीमार हो तो इलाज कराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। और क्या चाहिए एक आदमी को? साल में एक विदेश यात्रा कर ले, अगर इतनी ही उसको शौक है तो। साल में 2 बार देश की यात्रा कर ले, 1 बार विदेश यात्रा कर ले। कोई मेहमान घर पे आए तो उसका सम्मान कर सके, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी अगर हो तो उसको निभा सके। और एक आदमी को क्या चाहिए? जो कि सोएंगे तो आप 6 फीट में ही। इसीलिए तलस्ता की कहानी मैंने पहले सुनाई। मेरा जो घर जहाँ मैं रहता हूँ वो 4000 स्क्वायर फीट का है। रहने वाले प्राणी 3, कमरे 6। 3 कमरे में ताले क्या बंद रहते हैं? 3 कमरा, सफाई तो होती ही है, यूजलेस है। तो आपको सोने के लिए तो एक बिस्तर ही चाहिए। तो मैंने कहा कि 1 BHK चाहिए आपको, एक गाड़ी चाहिए आपको AC वाली, और 1 लाख रुपया महीना चाहिए आपको हद से हद इन खर्चों को पूरा करने के लिए। एक आदमी पे राशन पानी सब मिला जुला के ईच एंड एवरीथिंग 1 लाख रुपए बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, पर्याप्त होते हैं। अगर आपको रोज़ शराब पीने का और वगैरह वगैरह गंदी आते हैं, सो कॉल्ड गंदी आते हैं आपको नहीं है, तो 1 लाख रुपए एक सामान्य जीवन के लिए पर्याप्त रकम होती है। मैंने कहा यही तो चाहिए होता है मिनिमम, और क्या चाहिए होता है? और मैंने कहा इतना पैसा तो मैं मर के भी तुमको देने की व्यवस्था करके जाऊंगा और जीते जीत भी करके रहूंगा। इतना तो मैं तुमको, मतलब मैं नहीं भी रहूंगा तो तुमको अनंत काल तक इतना पैसा, 10% इंक्रीमेंट, 5% में महंगाई बढ़ती है ना, 5% इंक्रीमेंट प्रतिवर्ष के हिसाब से तुमको हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। उसके बाद से उसने अपनी ज़िंदगी के फार्मूले चेंज किए, समझ में बात आई, अभी वो एक्टिंग वगैरह कर रही है, कल भी उसकी शूटिंग थी। तो अब लौट के आते हैं इस कहानी के बाद कि जीने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। जीने के लिए, एक साफ सुथरा डिसेंट जीवन जीने के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए। हम जब सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, या हमारा समाज जीवन के बारे में सोचता है, तो दुर्भाग्य से सबसे बड़ी कसौटी आज के समय में ये बनी हुई है कि किसके पास कितना पैसा है, किसका बच्चा कितनी सैलरी कमाता है, किसका बच्चा कितनी महंगी पढ़ाई में पढ़ता है। IIT दिल्ली में आप इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, आपका बच्चा बहुत ज्ञानी हो जाएगा और समाज के लिए उपयोगी हो जाएगा। आप IIT दिल्ली में इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि वहाँ पढ़ के जब निकलेगा तो अमेरिका चला जाएगा और अमेरिका में उसको बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी, डॉलर में पैसे आएंगे। फिर गांव पे बाबूजी एक 4 मंजिला 6 मंजिला कोठी बनाएंगे, नया ट्रैक्टर खरीदेंगे, एक टाटा सुमो या जो भी गाड़ी, बड़ी गाड़ी होती है, खरीदेंगे, और चौराहे पे बैठ के फालतू किस्म की पंचायत करेंगे। और MLA भी जब गुजरेगा तो अपनी गाड़ी खड़ी करके आपको नमस्ते खा के जवाब में नमस्ते बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि चंदा मांगने आऊँगा तो इनका बेटा अमेरिका में रहता ही, दे देंगे आपको ठीक ठाक चंदा। यही सही तो चलती है ना आपकी ज़िंदगी, और कैसे चलती है? सफलता के सारी जो कसौटियाँ हैं वो एक ही जगह जाके टिक गई हैं, एक ही पारस पत्थर हो गया है जीवन का, और जिसका नाम है धन। आप पढ़ने आए हैं, अब में से कितने लोग ज्ञान के लिए पढ़ने आए हैं? मैं JNU पढ़ने गया तो ज्ञान के लिए पढ़ने गया? अरे नहीं, ये नौकरी, डिग्री, नौकरी, JRF, यूनिवर्सिटी। हम सब ज्ञान के लिए नहीं पढ़ रहे हैं इस उम्र में। अभी मैं ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ, अभी मैं ज्ञान के लिए पढ़ता हूँ, पर आपकी उम्र में मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा था, जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे सभी लोग पढ़ रहे हैं। हर चीज का उद्देश्य पैसा। रिश्ता बनाएंगे तो देखेंगे पैसा। बाप शादी तय करने जाएगा, बेटे की शादी जब स्वीकार करेगा, सामान्य बाप देखेगा कौन ज्यादा दहेज देता है, पैसा। सारी कसौटियां जीवन की जब पैसा हो जाएंगी तो सारे काम तो आप पैसे के हिसाब से करेंगे, और आपको लगेगा कि सफलता का मापदंड पैसा है। और अगर पैसे के लिहाज से हम सफल हो गए तो यह है सफलता की परिभाषा। इसी चक्कर में लोग IAS होना चाहते हैं,
आईएएस अगर कोई हो गया तो उसका दहेज 10 करोड़ रुपया, और यूनिवर्सिटी का मास्टर है तो उसका दहेज 50 लाख रुपया। क्यों भाई? सैलरी तो मास्टर की ज़्यादा होती है, आईएएस की कम होती है। आपके थाने के सिपाही की शादी होगी, उसका दहेज होगा 50 लाख रुपया, और आपके प्राइमरी स्कूल के मास्टर का दहेज होगा 5 लाख रुपया। क्यों? क्योंकि वहां पे करप्शन है। बाप ही अपनी बेटी की शादी उस आदमी से कर रहा है जो करप्ट है, जो करप्शन में जेल जा सकता है एक दिन, पर आप दामाद ऐसा चुन रहे हैं जो करप्ट है। और जो करप्ट है वो जेल ही नहीं जाएगा। जब बहुत ज़्यादा पैसा और फालतू पैसा और 2 नंबर का पैसा आता है तो सबसे पहले क्या करता है? आपको चरित्रहीन बनाता है। अय्याशियां शुरू करते हैं आप, और अय्याशियों की जब यात्रा कोई दामाद करना शुरू करेगा तो उस अय्याशी का सबसे बड़ा शिकार कौन होगा? तुम्हारी अपनी बेटी की कब्र तुम खुद खोद रहे हो मूर्ख आदमी, और तुमको पता ही नहीं है। जब तुमको शादी करनी चाहिए अपनी बेटी की, अगर तुम्हारे हाथ में करना है तो किसी प्रोफेसर से, किसी सच्चरित्र व्यक्ति से, किसी जज से, तब तुम ढूंढ रहे हो आईएएस आईपीएस, क्योंकि उसके पावर से जनरेट होता है पैसा, उसके पावर से जनरेट होती है गलत किस्म की ताकत। गलत किस्म की ताकत मतलब फिर बर्बादी का रास्ता है। गलत किस्म की, तुम आईएएस, तुम्हारा बाप पटना का कलेक्टर है और तुम्हारे होश ही उड़े हुए हैं, तुमने गाड़ी उड़ा दी अपनी शराब पी करके, रात को 3 बजे तुम पार्टी से लौट रहे हो, क्योंकि बाप तो तुम्हारा कलेक्टर है, सैया भाई कोतवाल, और तुमने गाड़ी से उड़ा दिया एक आदमी को सड़क पे, तुम्हारे बेटे ने, और तुम नप गए। तो गलत पावर भी आपको खराब रास्ते पे ले जाएगा, गलत पैसा भी आपको खराब रास्ते पे ले जाएगा, पर दामाद आप ढूंढ के लाएंगे जो करप्शन की संभावनाओं से भरपूर हो, और उस शादी को करने के लिए आप अपना कर्जा तक ले लेंगे, आप अपने खेत तक बेच देंगे। यही तो अकल है ना हमारे समाज के उन होशियार लोगों की जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। यही तो अकल है आपकी। तो जो समाज के सबसे अकलमंद लोग हैं उनकी अकल 1 चम्मच है। तो क्या है सफलता की परिभाषा? आपने समझा पैसा है, आपने समझा पावर है, परिणाम क्या है उसके? हासिले महफिल क्या है अंत में? आप देख लीजिए, जितने लोग धनी हैं और चरित्रहीन हैं, मैं रतन टाटा की बात नहीं कर रहा, अधिकांश धनी लोग, सुपर पावर में बैठे लोग चरित्रहीन हैं। चरित्र का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है, राइट? चरित्रहीन है, व्यक्तित्वहीन है। उनके जीवन की विसंगतियां देखिए, उनकी परिभाषा, उनकी समस्याएं देखिए क्या क्या है। तो यानी एक सुखी जीवन के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए। तो पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। तो फिर करें क्या? फिर करें क्या? क्या है सुखी जीवन? क्या है सफल जीवन? क्या है सुंदर जीवन? वह करें जिससे आपकी आत्मा को आनंद मिलता है। कैसे पता करेंगे कि आत्मा को आनंद कैसे मिलता है? आपके मन को असली आनंद कैसे मिला? आप सुनते हो ना, भगवान सबको कोई ना कोई हुनर देता है, कोई ना कोई गिफ्ट देता है। कुछ लोग कहते हैं सबको नहीं देता है, मेरे पिताजी कहते हैं सबको नहीं देता है। मेरा ये मानना है सबको देता है। आपको पता ही नहीं है कि उसने आपको क्या दे रखा है। कैसे पता चलेगा आपको कि उसने आपको क्या दे रखा है? दिया सबको है उसने। इस दुनिया में कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जो किसी न किसी बीमारी का इलाज नहीं करती है। आपको नहीं पता है। आप कभी ऊंचे हिमालय के पहाड़ों पे जाएं, गांव में जाएं, गांव के लोगों से बात करें, उनके स्टोर को चेक करें, उनके छत पर सूख रही घासों को चेक करें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हजारों हजार साल से हिमालय के लोग, जहां डॉक्टर आज भी 10 घंटे बाद पहुंचेगा, वो पूरा का पूरा जीवन हिमालय में, हिमालय बहुत बड़ा है, कैसे चलता रहा है। उनको पता है कि कौन सी वनस्पति का इस्तेमाल कहाँ करना है। वो आज भी कर रहे हैं, भूल रहे हैं, पर फिर भी कर रहे हैं। तो जहाँ कोई वनस्पति यूजलेस नहीं बनाई ईश्वर ने, कोई चीज़ यूजलेस नहीं है, सबका कोई न कोई इस्तेमाल है, तो यानी हर आदमी का भी कोई न कोई इस्तेमाल है। हर आदमी के पास कोई न कोई गुण है जो उसके भीतर है और उसको पता नहीं है। उसको कैसे पता चलेगा? आमतौर पे माता पिता, गुरु, मित्र इंगित करते हैं,
बताते हैं, अरे तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो जी, अरे तुम तो बहुत अच्छा नाचते हो जी, तुम बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हो जी। या तो खुद को लगता है या कोई बताता है, इन दो तरीकों से। और फिर भी पता नहीं चले तो ये देखें कि किस में मुझे मजा आ रहा है। छोटा बच्चा खेलता है, उसको खींच के घर में लाना पड़ता है, उसको खेलने में मजा आता है। आप ध्यान से देखना शुरू करें, क्योंकि सबके पास बताने वाले नहीं होते हैं, सबके पास बताने वाले नहीं होते हैं। तो आपको टटोलना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो चीज़ कौन सी है। पर सबसे पहले भूलना पड़ेगा कि पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसे का महत्व जीवन में उतना ही है जितना घर में होता है टॉयलेट का महत्व। आप सुबह उठ करके अपने टॉयलेट को अगरबत्ती दिखाते हैं कि अपने भगवान को दिखाते हैं। आपके घर में छोटा मंदिर होता है आमतौर पे, और एक टॉयलेट होता है आमतौर पे। किसकी पूजा करते हैं सुबह शाम? आरती दिया किसको दिखाते हैं? टॉयलेट को। दोनों कंपलसरी हैं, दोनों कंपलसरी हैं सामान्य जीवन में, दोनों होने चाहिए घर में। सामान्य जीवन में धर्म का भी महत्व है जीवन में। तो अगर अगरबत्ती तो टॉयलेट को नहीं दिखाते ना। पैसा महत्वपूर्ण है, पर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण है टॉयलेट। मुझे सीमा के बाद पैसा नंबर है, ये आप रियलाइज करेंगे जब आप वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंच चुका हूं, और पहुंच ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। पैसा एक नंबर है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी आवश्यकताएं और शौक पूरा करने के बाद पैसे का क्या मतलब है? अगर आप आवारा किस्म के व्यक्ति हैं, चरित्रहीन हैं आप, दुष्कर्मी हैं आप, तो दुनिया का सारा पैसा कम है आपके लिए। पर अगर आप एक ढंग के आदमी हैं, देवता होने की जरूरत नहीं है, एक ढंग के आदमी हैं, तमीजदार मनुष्य हैं, तो पैसा एक सीमा के बाद बकवास है, कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो ये भूलना होगा कि पैसे के खेल जीवन में नहीं खेलना है। अपने को पैसा कमाने की मशीन नहीं बनानी है। मैं मजाक में कहता हूँ, एक दिन यही यूनिवर्सिटी में कई साल पहले मैंने एक लड़की को देखा, वो टी शर्ट पहनी थी, वो बड़ा बड़ा लिखा था माई फादर इज ए एटीएम। उस जमाने में एटीएम का बड़ा प्रयोग होता था। एटीएम मशीन होती है, आपको पता है, जहाँ से पैसे निकाले जाते हैं। तो उसने लिखा था माई फादर इज ए एटीएम। तो क्या आपको एटीएम बनना है? और मैं इसको और खराब तरीके से कहता हूं कि आर यू ए शिट मेकर? शिट मेकर मतलब पाखाना बनाने की मशीन। खाना खा रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं। यही है जीवन का उद्देश्य, खाना खाना, टट्टी करना। शिट मेकर हैं हम, शिट मेकर, ये मेरा शब्द है, मैंने दिया है। हम शिट मेकर हैं, हम पैसा कमाने की मशीन हैं क्या? यही है हमारा जीवन कि हम पैसे और पैसे और पैसे और पैसे कमाने में एक दिन हम बूढ़े हो जाएं और हमें ये पता ही न चले कि हमारे जीवन का सौंदर्य और स्वाद क्या था। जीवन पैसा कमाने से भी कोई बड़ी और ऊपर की चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि सारा पैसा कमाने के बाद और अपने बच्चों में बांट देने के बाद और सबकी इच्छाएं पूरी कर देने के बाद भी न मैं खुश हूँ न वो मुझसे खुश हैं। ट्रेजेडी ये है लाइफ की, ऐसा होता है। तो पैसा कमाने की मशीन तो नहीं है हम। फिर क्या करें हम कि हमारा जीवन सुखी हो और आनंद में हो? अपना हुनर पहचानें, टटोलें अपने आप को और देखें कि क्या है जो मुझे करने में मज़ा आता है। मज़ा को खोजें पहले, जो बार बार आता है। ऐसा नहीं कि परसों आया था, नरसों नहीं। तो आप पाएंगे कि 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे वक्त का एहसास ख़त्म हो जाता है। 2-3 चीज़ें आपके ध्यान में आएंगी। उन 2-3 चीज़ों को परस्यू करें, करने की कोशिश शुरू करें। तो एक को नहीं पकड़ें, 2-3 को करें। फिर आप महसूस करेंगे जो 3-4 मैं कर रहा हूँ उसमें ये जो 1-2 है इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फिर कुछ समय के बाद आपको दोनों करते रहें, फिर कुछ समय के बाद आपको महसूस होगा इस एक में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। उस एक को करना शुरू करें तो आप सफल भी होंगे और सार्थक भी होंगे। सफल होते हैं लोग, सार्थक नहीं हो पाते हैं। चूंकि सार्थक नहीं हो पाते हैं इसीलिए दुखी, उदास और अप्रसन्न रहते हैं। वो सारे लोग जो सफल हैं पर नाखुश हैं। आईएएस सुसाइड करता है, बड़े बड़े लोग सुसाइड करते हैं। काहे को करते हैं भाई? अगर ताकत और पैसे से ही खुशी आ जाती है तो उस अपने फन को पकड़िए, अपने परिजनों, मित्रों, शुभचिंतकों की मदद दीजिए अपने फन को पकड़वाने में। कई बार खुद पकड़ में नहीं आता है तो खुद पकड़िए, दोस्तों से कहिए कि बताओ तो सही, धीरे धीरे ये प्रोसेस है। और थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा ठीक से सांस लीजिए,
थोड़ा कदमों पे ध्यान दीजिए। चंचल जल में छाया नहीं दिखती है, उबलते पानी में छाया नहीं दिखती है। अपने मन, तेरा मन दर्पण कहलाए तो तेरा तो छोड़ो, अपने मन को दर्पण बनाने के लिए भी जरूरी है कि मन शांत हो। हिलते हुए शीशे में शक्ल दिखेगी क्या? तो अगर खुद को भी ये पता करना है कि हम हैं कौन और हमें करना क्या चाहिए, मैं संन्यास लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आनंदित जीवन की बात कर रहा हूं। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आप खुद ही अपने आप से ही ये प्रश्न कर लें और उत्तर दे लें कि क्या आपका जीवन प्रसन्नता में बीतता है? मेरे दोस्त हैं, बहुत ही संपन्न व्यक्ति हैं, मर्सिडीज से चलते हैं और करोड़ों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, और हर महीने मुझे लगता है 20 से 30 लाख रुपए उनकी कमाई है, और एक नंबर की, बेईमान नहीं है। बहुत ही चरित्रवान, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जब फोन करते हैं तो उसका समापन वो इसी बात से करते हैं, आलोक भाई, सुबह सो के उठता हूं तो उठने का मन नहीं करता है, सुबह मेरी इतनी खराब हो रही है सालों से कि मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने फिर फाइनली उनको कहा कि आपको मैं एक आदमी का नंबर देता हूं, आप उनसे फ़ोन पे बात करिए। तो दे रखा है, आज शायद वो बात करेंगे। आदमी भी अच्छा है, चरित्रवान भी है, बड़ी इज्जत है उसकी, बड़ा पैसा है उसके पास, पर वो सुबह जब सो के उठता है तो उठने का मन नहीं करता है। वो एक उदास आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि उसकी उदासी का कारण क्या है। वो जिसका मैंने नंबर दिया है वो उसी के भीतर से ढूंढ करके बात करके शायद निकालने में सफल होगा कि ये है तुम्हारी उदासी के कारण, और तुम शायद ये करो तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए। तो हम सब भी देख सकते हैं कि हम कितने उदास हैं या हम सब कितने खुश हैं। खुशी वो नहीं है जो मोबाइल खरीद करके और जीन्स खरीद करके और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से मिल करके आती है, वो सब टेम्परेरी है। खुशी तो कबीर का वो नशा है जो कभी उतरता नहीं है, जहां जीवन के हर पल में ही आपको आनंद आता है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप चल रहे हैं तो भी डांस करते हुए चल रहे हैं। मैं अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैं खुशी ढूंढता हुआ आदमी हूं, पर मुझे चलते हुए देखा है। मैं जब चलता हूं तो किसी वो मुर्दे की चाल है या जीवंत व्यक्ति की चाल है। मैं 16 साल के टीनेजर की तरह चलता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो, ध्यान से देखें, अगर देखने आता है आपको, आदमी की चाल से पता चलता है कि आदमी कहाँ खड़ा है। ये उदास थकी हुई चाल है या जीवन से भरी हुई चाल है। जबकि मैं खुद जीवन की तलाश में हूं, मैं खुद उस सफर में हूं, मैं खुद परेशान हूं, मैं खुद जीवन के अर्थ, मायने, स्वाद ढूंढ रहा हूं। फिर भी चूंकि ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए उस दिशा में प्रयत्नशील हूं। राइट? तो हुनर को तलाशेंगे, पहले क्या करेंगे? तलाशेंगे, ठहर के, शांत होकर के, सोच करके, समझ करके, मित्रों की मदद लेंगे, माता पिता की मदद लेंगे, चेक करेंगे अपने आप को, तो आपको छन करके धीरे धीरे आएगा। आटा छलना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे, तो छन करके आएगा। दो चार चीजें, दो चार में एक आध चीजें पकड़ेंगे, उस एक आध को करेंगे। तो पहले है तलाशना, फिर तराशना। सोना निकाला जाता है खदानों से, कच्चा सोना तलाशा जाता है, फिर उसको तराशा जाता है, हीरे को तराशा जाता है। तराशने के बाद वो आभूषण बनता है, किसी के गले का सौंदर्य या किसी मुकुट की मणि बनता है। यही जीवन है। आनंद की मणि अगर हमें अपने मुकुट पे धारण करनी है तो हमें अपने हुनर को तलाशना होगा, तराशना होगा। और इस प्रोसेस में अगर आप तलाश लेंगे और तराश लेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत पैसा भी मिलेगा, बहुत फेम भी मिलेगा। यही तो चाहिए, नेम, फेम, मनी, यही चाहिए होता है ना। मनी भी मिलेगी और प्रसिद्धि भी मिलेगी, मिलनी ही मिलनी है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने अपने हुनर को पकड़ा हो, तराशा हो और संपन्न न हो। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, और ये सब लोग अरबपति हैं और अत्यंत प्रसिद्ध हैं। राइट? तो अमिताभ बच्चन के पास क्या है? हुनर ही तो है ना। शाहरुख के पास क्या है? हुनर ही तो है ना। तो अपने हुनर को समझना और उसको तराशना, मैंने उस पर काम करना, और फिर आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको मिलेगी खुशी और आपको मिलेगा पैसा भी, ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। पैसे के लिए काम मत करिए,
पैसे के लिए काम मत करिए, अपने हुनर के लिए काम करिए। एक स्टीरियोटाइप अंदाज में हम सब बड़े होते हैं, बीए करना है, एमए करना है, पीएचडी करनी है, मास्टर होना है, इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है। वैसे ही हमारा समाज हमको बड़ा करता है। 3 इडियट फिल्म आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी दोबारा देख लीजिए या एक बार देख लीजिए। यही जीवन की हम सबकी बहुत बड़ी विडंबना है। हम में से 99% लोग वो कर ही नहीं पाते जो कर सकते थे, क्योंकि उनको वो अवसर ही नहीं मिला और किसी ने बताया ही नहीं और हालात ही नहीं थे कि वो अपने हुनर की तलाश कर सकें। इसलिए सब होता है उनके पास, पर वो खुश नहीं होते हैं। इसलिए हमारे समाज के जो बुजुर्ग और बूढ़े लोग मिलते हैं आपको कहीं भी, किसी भी समाज में जो आमतौर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप ध्यान से उनके चेहरे को देखें, वो बड़े दुखी चेहरे हैं, वो कूढ़े हुए उदास चेहरे हैं, वो नाराज चेहरे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया है कि ये जीवन कितना वाहियात मैंने बिता दिया। कबीर कहते हैं ना, कबीर सबने पढ़ा है, मेरे ख्याल से पढ़ ही रहे हैं, मोटरी सर से उतार दी। उसने एक मोटरी दी थी जो मैंने धरती पर उतार दी। अब उनको लगता है, अरे हम जिस बेटे के लिए सारी बेईमानियां करते रहे, हम जिसके लिए अच्छी सी बहू ढूंढ कर ले आए, वो बहू तो चाय को भी नहीं पूछती है, वो बेटा तो मैं भी नहीं पलट के कभी पूछता है कि तुम कैसे हो। लोग अपने माता पिता को महीनों हफ्तों तक फोन तक नहीं करते हैं, कैसा लगता है उनको, राइट। तो यही तो जिंदगी की कहानी है, जो जिंदगी हम सब जीते हैं। शादी करिए, जो करना है करिए, वो सब तो करते ही रहिए। वो तो उल्लू भी करता है, बच्चा पैदा करता है। कौन सा आपने तीर मार लिया बच्चा पैदा करके? केंचुए बच्चा नहीं पैदा करते हैं क्या? क्या केंचुओं के बच्चे अवतार लेते हैं? केंचुए बच्चा पैदा करते हैं, नहीं। तिलचट्टे भी तो बच्चा पैदा करते हैं। तो आपने पैदा कर दिया बच्चा, तो कौन सा तीर मार दिया? तिलचट्टा भी खाना खाता है, आप भी खाना खाते हैं, वो भी टट्टी करता है, आप भी टट्टी करते हैं, कौन सा तीर मार दिया आपने टट्टी करके? ये क्या है? टट्टी पैदा करने की मशीन है हम हैं क्या? ये जीवन इसलिए मिला था हमको कि हम बेईमानियां करें, कि हम घूस लें, कि हम करप्शन करें, कि हम लफंगे बच्चों के पिता बन करके उनका पालन पोषण करते रहें, कि हम लफंगे बच्चों का जेल से जमानत कराएं। ऐसा होता है ना जीवन में? ये तो नहीं था जीवन। ये सामान्य जीवन व्यवहार है, कर लीजिए इसको। पर ये मत भूलिए कि एक सबसे पहले और सबसे आखिर में, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, सबसे पहले और सबसे आखिर में आप हैं एक मनुष्य, और आपकी जिम्मेदारी आप पे है। और अब समझ में आता है, ट्रस्ट में, मैंने कहा ना मैं मुसाफिर हूं आपकी तरह। कल ही मैंने पढ़ा और पहले भी पढ़ा था, और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसने लिखा है कि एक दिन तुमको पता चलेगा कि लाइफ, मैं ज़्यादा अंग्रेजी में पढ़ता हूं, तो उसने लिखा है कि एक दिन तुमको पता चलेगा आखिर में कि जिंदगी थी ये DIY थी। DIY ऐसे ही कुछ शब्द गलत हो सकते हैं, मतलब डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, DIY। लाइफ DIY थी, डू इट योर सेल्फ। आप हॉस्टल में खाना लेने जाते हैं ना, तो थाली में खाना परोसता है ना, वो इसे कहते हैं सेल्फ सर्विस। बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं सेल्फ सर्विस, आपको खुद खाना लेना है। कई जगह थाली भी आपको रखनी होती है। अमेरिका के घरों में जाएंगे, अपने दोस्त के घर गए, दोस्त ने कहा हेल्प योर सेल्फ, मतलब फ्रिज खोल करके बियर पी लो, हम देने वाले नहीं है। हेल्प योर सेल्फ, अमेरिका में लाइन है, हेल्प योर सेल्फ, खुद ही ले लो खाना, खुद ही खा लो, बर्तन धो के रख के निकल लो। लाइफ डू इट योर सेल्फ, तुम्हारी जिंदगी है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये प्रोजेक्ट है, पर ये तुम्हें खुद करना है। कोई बच्चा, कोई माता पिता, कोई बहन, कोई भाई किसी के जीवन के लिए एक सीमा के बाद कुछ नहीं करने वाला है। तो आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपकी, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी, आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी, तो आपकी प्रसन्नता की जिम्मेदारी भी तो आपकी हुई। अगर रोटी कमाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पड़ोसी की तो हो नहीं सकती, और आपकी खुशी की जिम्मेदारी तो फूफा जी उठा नहीं सकते। तो लाइफ कुछ नहीं है, डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट है। आप ही अपने मालिक हो, आप उसका जो चाहो करो। जितनी मेरी समझदारी फिलहाल इस मामले में है वो यही है कि आप अपने हुनर को तलाशिए, मिल जाता है, मिल ही जाएगा। तराशिए, समाज रोकेगा, बहुत रोकेगा, नहीं नहीं नहीं, समाज को उनसे बहुत डर लगता है जो उनके जैसे नहीं होते हैं।
99% लोग जो मुझसे डरते हैं या कहते हैं बहुत डरावने हैं, वो मुझसे कभी मिले ही नहीं, मुझसे बात नहीं किए, वो मुझसे 10 मीटर तक के दायरे में भी नहीं आए। मेरा उनसे परछाई का भी रिश्ता नहीं है। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने जैसे लोगों को देखा है, मैं वैसा नहीं दिखता हूँ। कुत्ते भूखते हैं किस पे? अजन्मियों पे, पड़ोसी पे नहीं भूखते, स्ट्रेंजर्स पे भूखते हैं। जो चीज़ हमें अजन्मी लगती है, नई लगती है, अनोखी लगती है, ऐसा तो नहीं दिखता है, ऐसा तो नहीं होता है, वो लगती है, उससे हम डरते हैं। इस राह पे चलेंगे तो ये राह आपके परिजनों के लिए अजनबी होगी। बोलेंगे हाँ ऐसा थोड़ी होता, फालतू बात कर रहा हो, ये क्या बकवास है? हाँ, मास्टर बनो चुपचाप, डॉक्टर बनो चुपचाप, IAS बनो चुपचाप। क्योंकि उनको यही सिखाया गया है। सास बहू का मामला है, उनके बाप ने उनके साथ वही किया, उनके बाप ने उनके साथ वही किया। पर ये 2024 है, जहाँ इंटरनेट नाम का एक सबसे बड़ा ईश्वर घूमता रहता है, जिसने एक छोटी सी मशीन में दुनिया की सारी सूचना आपके हाथ कर दी है। आजकल तो आपको किसी प्रश्न का उत्तर जानना हो जो आपको नहीं पता हो, आप ChatGPT से पूछ लीजिए, वो सारा ज्ञान आपको 2 मिनट में बता देगा। पहले तो ये सुविधा नहीं थी पिताजी के और पिताजी के पिताजी के पास। आप ज़्यादा सक्षम हैं जीवन को समझने के हिसाब से। तो हुनर को तलाशिए, तराशिए, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाइए जिसे कहा जाता है, तो आप पाएंगे कि आप सफल भी हैं, सार्थक भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रसन्न हैं। अगर आप प्रसन्न हैं तभी आप अपने बाल बच्चों को, माता पिता को, भाई को, मित्रों को प्रसन्नता दे सकते हैं, उनको प्रसन्न रख सकते हैं। एक उदास मनहूस गालियां देता हुआ आदमी अपने माहौल में उदासी, मनहूसियत और गाली ही तो देगा ना। एक नाराज पिता अपने बच्चे को प्रेम कैसे दे सकता है? क्योंकि जो आपके पास होगा वही आप देंगे, जो नहीं है वो कैसे दे सकते हैं आप? राइट? तो अगर प्रेम पाना है तो अपने भीतर प्रेम, आनंद, प्रसन्नता भरिए। उसकी एक राह मेरी समझ में ये आती है, धन को उद्देश्य बना करके जीता हुआ समाज मूर्ख, पतनशील, भ्रष्ट, अंत में रोने वाला समाज होता है। समाज या मनुष्य, धन जीवन का एक पार्ट है, टॉयलेट की तरह। जीवन में, जीवन आनंद में। आगे की कविता है ना, मुझे घर में प्रकाश नहीं चाहिए, लोगों को घर में प्रकाश चाहिए होता है। आगे कहते हैं मुझे प्रकाश के घेरे में घर चाहिए। जीवन में आनंद नहीं चाहिए, आनंद में जीवन चाहिए, कि सोते वक्त भी आप हंस रहे हो, प्रसन्न हो, जगें तो भी प्रसन्न हो। ये होने का जो फार्मूला मेरी समझ में आया वो यही आया, अपने हुनर को पहचानो, तलाशो, तराशो और उसको लेके आगे बढ़ जाओ। तो ये क्या कहते हैं उसको हम लोग, वो कौन सा पिज़्ज़ा है जो डोमिनो, तो ये डोमिनो इफेक्ट है, एक बटरफ्लाई इफेक्ट, डोमिनोज हैं ये, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो इस पर मुझे फिलहाल तो इतना ही कहना है। आप चाहें तो इस पर कोई बातचीत हो तो कर लें, फिर अगले सवाल पे आएंगे। 7 सवाल हैं जो मैंने देखे, पर 7 में तो नहीं हो पाएगा, जो होगा सो होगा। पर मैंने एक बच्चे के प्रश्न का तो उत्तर दिया है। राइट।